नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में आज हम तीसरा पार्ट 3 मार्गों में फैला हुआ साम्राज्य, उसी का अध्ययन बिंदु जो है रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। क्योंकि हम रोमन साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल या जो है प्रारंभिक काल क्या था तो उसको समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, या रोमन साम्राज्य के भाग को या मोटे तौर पे रोमन साम्राज्य को हम समझने के लिए उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती के अंदर जो पूर्व की स्थिति बताई गई है और परवर्ती यानी बाद के समय की स्थिति है बताई गई। ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जिसे हम कह सकते हैं। तो रोमन साम्राज्य को समझने के लिए भी 2 भागों में विद्वानों ने बांटा है। और उस समय हमने इससे पहले वाले अध्ययन बिंदु में पढ़ा था कि उस समय रोमन साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी था वो ईरानी साम्राज्य था या फारसी साम्राज्य कह सकते हैं। तो ईरानी साम्राज्य यानी कि विश्व के अंदर उस समय 2 महाशक्तियां थी। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये साम्राज्य यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अंदर। तो इसकी महाशक्ति दूसरी इसकी प्रतिद्वंदी थी, वो ईरान का साम्राज्य था। अब यहाँ पर हम रोमन साम्राज्य की स्थिति को समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य में सम्राट क्या था। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका आता है जो मुख्य रूप से कई बार परीक्षा में आ चुका है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर और ईयरली एग्जाम के अंदर, कि सम्राट, सेना और सेनेट, ठीक है, ये 3 रोमन साम्राज्य के प्रमुख खिलाड़ी थे। इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए या इन तीनों के बारे में बताइए, इसका विवेचन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है वो आपका आता है कि सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग या सम्राट, सेना और सेनेट ये रोमन साम्राज्य की कह सकते हैं मुख्य आधार थे। तो यहाँ पर हम समझते हैं इन तीनों की स्थिति को और रोमन साम्राज्य का स्वरूप कैसा था उसको हम इस बिंदु के अंदर समझते हैं। देखिए, रोम का जो प्रथम सम्राट माना जाता है वो सम्राट ऑगस्टस, या याद रखना है ऑगस्टस को जो है, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आता है कि पूर्ण शांति का काल है वो किस सम्राट का माना जाता है रोमन साम्राज्य में। तो हमको याद रखना है ऑगस्टस का जो साम्राज्य का जो काल है वो पूरी तरह से पूर्ण शांति का काल है वो माना जाता है। इसका समयकाल माना जाता है ऑगस्टस का वो है 27 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो माना जाता है। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑगस्टस का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो वो है प्रिंसिपेट। आपको याद रखना है प्रिंसिपेट किसका नाम है, तो ऑगस्टस का ही नाम है। और ये उस समय रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। देखिए, अब चूंकि ऑगस्टस प्रथम सम्राट था, प्रिंसिपेट के नाम से क्यों जाना जाता है उसका हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का एक छत्र शासक था, सत्ता का वास्तविक स्रोत था ऑगस्टस, लेकिन उसकी एक खूबी थी कि उसने इस कल्पना को जीवित रखा था कि वो सत्ता का प्रमुख नागरिक है। उसने अपने आप को वीआईपी नहीं माना कभी भी या विशेष दर्जा नहीं माना, बल्कि उसने अपने आप को सामान्य नागरिक का दर्जा ही दिया था। तो उसने कहने को कि वो सत्ता का प्रमुख नागरिक है तो उसने अपने आप को नागरिक के रूप में स्थापित किया था, ये उसकी विशेषता थी। और जो प्रिंसिपेट जो शब्द है वो प्रिंसेप्स से लिया गया है और प्रिंसेप्स जो शब्द है वो लातिनी भाषा का शब्द है, ठीक है। और लातिनी भाषा में इसका अर्थ होता है प्रमुख नागरिक, ठीक है। तो प्रमुख नागरिक कौन था? यहाँ पे प्रमुख नागरिक है ऑगस्टस, ठीक है। तो वो भी सत्ता का प्रमुख नागरिक ही स्वयं को मानता था। ऐसा उसने क्यों किया था? ऐसा उसने सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया था। अब देखिए सेनेट क्या है, यानी अगर हम समझते हैं रोमन साम्राज्य को, तो रोमन साम्राज्य की स्थिति किस प्रकार से थी, ठीक है। त्रिभुजाकार अगर हम माने तो या शीर्ष माने तो यहाँ पर स्थिति आती है सम्राट की, ठीक है। यानी प्रथम स्रोत निरंकुश स्रोत है वो सम्राट है, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है सेनेट और सेना, ठीक है। तो यानी ये 3 प्रमुख शक्तियां थी, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेप्स के रूप में है ऑगस्टस ने खुद को स्थापित किया था। और ऐसा उसने सेनेट को ऐसा जो है विशेष सम्मान देने के लिए किया
किया था। अब सेनेट क्या है, अब सेनेट को हम समझते हैं। देखिए सेनेट रोम का एक अभिजात वर्ग माना जाता था। अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग या धनी या संपन्न परिवार जो होते थे, जिसका एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में जिसकी पहुंच होती थी, समाज में जिसका रुतबा होता था, तो ये वही रुतबेदार, वही प्रमुख वर्ग वीआईपी वर्ग था जो कि धन और संपन्न या समृद्ध वर्ग माना जाता था। और इसका रोमन साम्राज्य में एक विशेष स्थान था, यहाँ तक कि सेनेट के पास इतनी शक्ति होती थी कि वो सम्राट को भी अपने कंट्रोल में कर सकती थी, सम्राट को भी अपने अधीन करने की ताकत है वो सेनेट के पास थी। तो ये अभिजात वर्ग था और रोम रिपब्लिक या गणतंत्र था। रोम का रिपब्लिक या गणतंत्र था। अब गणतंत्र या रिपब्लिक क्या है, देखो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक जो शक्ति होती है वो सेनेट के हाथ में होती है। सेनेट यानी जो सत्ता में जो अधिकारी जो होते हैं वो शासक को अपने सलाह अनुसार है, अपने मशवरा के अनुसार है या अपने अनुसार उसे चलाते हैं। और शासक अगर किसी भी प्रकार की निरंकुशता करता है तो वो उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि सेना और सेनेट ये दोनों ही प्रभावशाली अंग थे और दोनों के पास इस शासक को हटाने की शक्ति थी या शासक को कह सकते पदच्युत करने की शक्ति इन दोनों के अंदर निहित थी। ये धनवान परिवार के समूह का ये धनवान परिवारों का समूह होता था और शुरू में इसमें रोमन नागरिक ही शामिल थे। रोमन नागरिक अर्थात रोम के ही नागरिक शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें इतालवी मूल के जमींदार भी शामिल हो गए। इतालवी यानी इटली, और इटली एक देश और वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो रोमन साम्राज्य में शुरू में तो रोम जो कि इटली की राजधानी है वहीं के लोगों को भर्ती किया जाता था सेनेट के अंदर, लेकिन बाद में जो भी इटली या इटालियन परिवार के जो समूह होते थे, विशेष जमींदार वर्ग के समूह होते थे, उनको भी सेनेट के अंदर शामिल किया जाने लगा था। अब देखिए कई बार सम्राट अगर निरंकुश होता था और सेनेट है, सेनेट के प्रति सम्राट का व्यवहार है सम्मानजनक नहीं होता था, उचित नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में जो है ये सेनेट है वो सम्राट को हटा सकती थी। तो मुख्य रूप से सम्राट भी यही करता था कि वो सेनेट के अधिकारियों को या सेनेट के प्रमुख जो अभिजात वर्ग था उनको प्रसन्न रखना चाहता था, या कह सकते हैं कि उन्हीं जो है उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता था ताकि उसका साम्राज्य है वो उचित ढंग से चलता रहे। इसके साथ ही उसे समय समय पर सलाह मशविरा है उस सेनेटरों के माध्यम से मिलती रहे। और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि सम्राट वास्तविक ईश्वर के रूप में कार्य करता था, लेकिन कई सेनेटर है वो अपनी दबाव है सम्राट के ऊपर बनाते थे या अपनी क्रूरता या आतंक है उसके ऊपर दिखाते थे। तो कई बार उन सेनेटरों को वहां से हटा भी दिया जाता था या सत्ता से हटा दिया जाता था, और कई बार वो वापस प्रयास भी करते थे कि उसे सेनेट का हिस्सा बना लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सम्राट है उन्हें नहीं बनाता था। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों सेना, सेनेट और सम्राट ये तीनों ही परस्पर तालमेल से काम करते थे, परस्पर एक दूसरे का सहयोगात्मक रुख लेते हुए कार्य करते थे। तो ये थी रोम की दूसरी शक्ति, ठीक है, सत्ता की दूसरी शक्ति। यानी पहली शक्ति कौन है, सम्राट, दूसरी शक्ति है सेनेट। अब तीसरी शक्ति क्या है, सेना। एक रोमन साम्राज्य के तीन प्रमुख खिलाड़ी है, सम्राट, सेना और सेनेट, या सम्राट, सेनेट और सेना। अब सेना के पास क्या ताकतें थी, देखिए फारस के साम्राज्य में या ईरान के साम्राज्य में सेना की बलात् भर्ती की जाती थी। बलात् यानी जबरदस्ती, ठीक है। अब ईरान की सेना या फारस की सेना के अंदर ये था, वहां पर ऐसा नियम था कि किसी को भी सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था, बस चूंकि वो व्यस्त होना चाहिए, व्यस्त के लिए एक तरह से युवा होना चाहिए, और उसे सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के लिए भर्ती है वो किया जाता था, और उसे सैनिक सेवा है वो देनी पड़ती थी। जरूरी नहीं है कि उसको वेतन भी दिया जाए। तो ये उस समय वहां का नियम था ईरान या कह सकते हैं फारसी सेना के अंदर। लेकिन रोम के शासन व्यवस्था में एक प्लस पॉइंट आता है, या यहाँ पर हम इन दोनों की तुलना में करें तो रोम की स्थिति है वो सेना के लिए काफी अच्छी थी, कि रोम में सेना
कि बलात् भर्ती नहीं की जाती थी, जबरदस्ती या जबरन भर्ती नहीं की जाती थी, बल्कि रोम की जो सेना है वो व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना यानी प्रशिक्षण के आधार पर उनको भर्ती किया जाता था, उसके बाद उनको वेतन दिया जाता था। वेतन देना यानी पैसा दिया जाता था, भुगतान किया जाता था पैसे का। और फिर यहाँ पर ऐसा नियम था कि जो भी सेना का हिस्सा बनेगा या सेना में भर्ती होगा उसे अनिवार्य रूप से 25 वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी। तो ये रोम का नियम था कि जो सैनिक बनता था उसे 25 वर्ष से अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती थी और वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, अब सेना की हम विशेषताएं देखें या सेना का प्रभाव देखें रोमन साम्राज्य में। तो देखिए, सेना रोमन साम्राज्य का संगठित निकाय थी। संगठित निकाय यानी एक तरह से पूरी तरह से निकाय यानी संगठन, और सेना के अंदर एक स्वरूप है वो संगठन का दिखाई देता था, यानी पूरी की पूरी सेना है वो अपने अस्तित्व के आधार पे बहुत कुछ पलटवार कर सकती थी, बहुत कुछ चेंज कर सकती थी। ये सेना की ताकत थी। तो संगठित निकाय है यानी कई बार सेना के आधार पे आंदोलन भी हो जाते थे, वो अब थोड़ा हम समझते देखें। और इसके साथ ही 4वीं शताब्दी तक रोम की जो सेना 4वीं शताब्दी तक आते आते 6 लाख सैनिक रोम के पास थे। तो हम देख सकते हैं कि रोम के पास एक विशाल सेना थी, 6 लाख की सेना, और उसी के आधार पर रोम ने अपना एक विशाल साम्राज्य है, देश विदेशों तक, महाद्वीपों तक उसने अपना विशाल साम्राज्य है वो स्थापित किया था। तो ये थी रोम की सेना की शक्ति। कई बार सेना की, अगर हम सेना का प्रभाव देखें तो सेना के पास कई बार सेना है वेतन के लिए, या कई बार उनको अपनी शर्तें मनवानी होती थी सम्राट से, कई नियम वगैरह मनवाने होते थे। और अगर सम्राट सीधे तौर पे मान जाता था तब तो ठीक है, लेकिन कई बार अगर ऐसा नहीं होता था तो सेना है वो आंदोलन कर लेती थी। अब आंदोलन कर लेती थी और ऐसे में कई बार जो है रोम के अंदर ही या कह सकते हैं साम्राज्य के अंदर ही, राष्ट्र के अंदर ही विपरीत हालात उत्पन्न हो जाते थे। और ऐसी स्थिति में गृह युद्ध की स्थिति हो जाती थी। कई बार जैसे सम्राट या सेनेट इनके सिखावे में आने पर सेना है टुकड़ियों में विभाजित हो जाती थी, 2 भागों में बढ़ जाती थी। कभी सेना सेनेट की तरफ हो जाती थी, आधी सेना सम्राट की तरफ से हो जाती थी, या कई बार 1 या 2 सम्राटों के बीच में अगर फसाद है या सत्ता को हथियाने का प्रयास है तो तब भी ऐसा होता था। ठीक है, और ऐसी स्थिति में सेना है 2 भागों में विभाजित होने पर उसके पास इतनी ताकत थी कि गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती थी और सशस्त्र संघर्ष है वो सत्ता को हथियाने के लिए होते थे। सशस्त्र यानी वही कि हथियारों से संघर्ष है वो उत्पन्न हो जाता था। तो गृह युद्ध क्या है? तो गृह युद्ध यही है कि अपने राष्ट्र में सत्ता हासिल करने हेतु सशस्त्र संघर्ष की स्थिति है वो गृह युद्ध कहलाती है, और कई बार रोम में भी ऐसा होता था। तो ये सेना की वास्तविक शक्ति यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि सेना जिस और होती थी उस और सत्ता संघर्ष में सफलता मिल जाती थी। और कहा जाता है कि रोम के अंदर सेना है वो सम्राट का भाग्य निर्धारित करती थी। भाग्य निर्धारित यानी सेना शक्तिशाली है, सेना सम्राट के साथ है, तो सम्राट है वो एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से, आधिकारिक रूप से सत्ता में रह सकता था, सत्ता में शासन कर सकता था। और बस ये सम्राट की एक खूबी होनी चाहिए कि उस सेना के ऊपर अपना नियंत्रण है वो पूरी तरह से स्थापित कर रखे, अन्यथा कुछ कमजोरियों से कभी कभी सेना है वो टुकड़ियों में विभाजित होकर गृह युद्ध की स्थितियां भी पैदा कर लेती थी। अब हम देखें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सम्राट, सेनेट और सेना रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो आपको तीनों के बारे में बताना है कि सम्राट निरंकुश होता था, ठीक है, और वास्तविक शक्ति सम्राट के हाथ में होती थी। और सम्राट जो है ऑगस्टस, आप बता सकते हैं कि ऑगस्टस ने अपने आप को प्रिंसिपेट या कह सकते हैं एक तरह से सामान्य नागरिक के रूप में या विशेष नागरिक के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया था। सेनेट अभिजात वर्ग का जो समूह होता था और सम्राट के ऊपर निरंकुश शासन व्यवस्था को कंट्रोल या नियंत्रण करने का प्रयास करता था। सेना वास्तविक इकाई होती थी जो सम्राट के साम्राज्य को बढ़ाने में, साम्राज्य विस्तार करने में अपना योगदान देती थी। और यहाँ पर जो सेना है वो व्यावसायिक सेना या वेतनिक सेना होती थी, यानी वेतन दिया जाता था। और सेना कभी कभी सम्राट का भाग्य भी निर्धारित करती थी। अब हम देखते हैं कि सिंहासन यानी
मुख्य रूप से वंशानुगत ही होता था, और यानी दादा से पिता को, पिता से पुत्र को, पुत्र को उसको, पुत्र से उसके पुत्र को, इस प्रकार से साम्राज्य है वो वंशानुगत रूप से शासकों को मिलता था, यानी इसे विरासत के रूप में उनको राज्य है वो प्राप्त होता था। और कभी कभी अगर सम्राट के स्वयं के पुत्र नहीं होता था तो वो उत्तराधिकारी के तौर पे दूसरे को ग्रहण कर सकता था, दत्तक पुत्र के रूप में है वो गोद ले सकता था, और उसके बाद उसे सम्राट भी बना सकता था। ठीक उसी प्रकार से टिबेरियस जो एक सम्राट है, रोम का सम्राट है, उसके बारे में मिलता है, उसका एग्जाम्पल मिलता है कि ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया था, टिबेरियस को। अब ऑगस्टस की अगर हम विशेषताएं देखें तो ऑगस्टस का जो काल है वो माना जाता है पूर्ण शांति का काल। ऑगस्टस के पास एक विशाल साम्राज्य था, उसने अपना साम्राज्य जो उसे अपने पूर्वजों से मिला था, उस साम्राज्य को उसने एज इट इज बनाए रखा, उसने शांति व्यवस्था स्थापित करी, और जो ऐसे इलाके थे जो एक तरह से कह सकते हैं कि कमजोर थे, तो ऑगस्टस ने उसे अपने हिस्से, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, उन्हें अपने अधीन कर लिया, और साथ ही साथ कई सीमांत प्रांतों को जीतकर उसने जो है उसने रोमन साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन उसने ज़्यादा साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो साम्राज्य उसे विरासत में मिला था उस साम्राज्य को ऑगस्टस ने एज इट इज बनाए रखा, और कई आसपास के सीमांत इलाकों को जीतकर उसने रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। सम्राट जो ट्राजान आता है, कहते हैं कि ट्राजान जो ऑगस्टस के बाद आए थे, ट्राजान का समयकाल, ट्राजान को भी एक विशाल साम्राज्य है वो विरासत में मिला था, लेकिन सम्राट ट्राजान ने आसपास के कई निरर्थक प्रदेशों को जीतकर उसे अपना हिस्सा है वो बना लिया था, लेकिन बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने उसके जो कब्जे को, या उसने जो फालतू के हिस्सों को, या जबरदस्ती जिन हिस्सों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, उसके उत्तराधिकारियों ने उसे छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि वहां पर ये स्थितियां होती थी जिसमें सिंहासन पर सम्राट या वंशानुगत ही सिंहासन होता था। अब अगर हम रोम की मुद्रा देखें तो रोम की जो मुद्रा है उस मुद्रा में रोम साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आय मिलती थी। रोम के कई ऐसे समृद्ध प्रदेश थे जहां पर रोम की समृद्धि है वो दिखाई देती थी, और यहाँ पर उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। रोम के अंदर चांदी के सिक्के चलते थे, खास तौर से एक सिक्के का नाम आता है, यहाँ पे आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है, दिनारियस। ठीक है, कि दिनारियस क्या है, तो दिनारियस रोम का चांदी का सिक्का था, और जो कि 4.5 ग्राम यानी 4.5 ग्राम का बना हुआ होता था, और इसमें शुद्ध चांदी का प्रयोग है इसके अंदर किया जाता था। तो यहाँ पे इसकी दिनारियस की पहचान ये है कि यहाँ ये जो दिनारियस जो चांदी का सिक्का होता था वो शुद्ध चांदी का बना होता था। रोम का विशाल साम्राज्य है वो अनेक भागों में बटा हुआ था, और इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए शासक ने कई सैनिक अधिकारी जो काबिल होते थे, जिसे कह सकते हैं योग्य होते थे, उनको वो प्रांत दे रखे थे। इसके साथ ही अपने जो अनुसरण करता है या अपने योग्य अधिकारी या कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग के लोगों को ये इलाके हैं वो सौंप रखे थे, जो कि अलग अलग स्थानों पर वो राज्य को संचालन करते थे, राज्य का संचालन करते थे, यहाँ की व्यवस्था को वो देखते थे। तो रोम का विशाल साम्राज्य अनेक भागों में बटा हुआ था। कभी कभी ये जो प्रशासक जिसे सम्राट है नियुक्त करता था, या जो सैनिक अफसर है जो रोम साम्राज्य के विभिन्न इलाकों को संभालते थे, कभी कभी इनकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती थी या इतने प्रभावशाली हो जाते थे कि ये सेनेट को भी टक्कर देने वाले होते थे। सेनेट जो अभिजात वर्ग था उसको भी टक्कर देने वाले होते थे, और लेकिन इसका एक प्रमुख गुण ये होता था कि ये शासक के प्रति वफादार होते थे। तो शासक इनके ऊपर पूर्ण भरोसा भी करता था, और साथ में कभी कभी स्थितियां ऐसी भी होती थी कि शासक ने इन अफसरों को, इन प्रशासकों को सेनेटर जो होते थे उनसे विशेष दर्जा भी दिया था, और कभी कभी सेनेटर और इन प्रशासकों के बीच में भी विपरीत हालात है वो पैदा हो जाते थे, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन और सम्राट के ऊपर निर्भर करता था कि वो किस प्रकार से उनको सहयोगात्मक रूप से उनको निपटाने का प्रयास है वो करता था। ये
चूंकि ये जो सैनिक या प्रशासक है वो सुचारू रूप से राज्य को संभालने में अपनी मदद करते थे, तो मुख्य रूप से जो सम्राट है उसका सॉफ्ट कॉर्नर हम अगर कहें तो, या उसके वो इनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे। अब देखिए जो है रोमन साम्राज्य के प्रमुख शहर कौन कौन से थे। रोमन साम्राज्य के अनेक शहर थे जिसकी पहचान, या रोमन साम्राज्य अपने आप में एक विशाल और सुंदर साम्राज्य था। यहाँ पर प्रमुख शहरों में हम देखें तो उस समय रोमन साम्राज्य के प्रमुख शहर थे कॉर्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक। ठीक है, ये प्रमुख शहरी केंद्र थे। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य भी काफी उन्नत था और समृद्धि के केंद्र ये माने जाते थे। यहाँ पर शहरी केंद्रों में देखा जाए तो स्पेन के दक्षिणी हिस्से, अफ्रीका के कई केंद्र थे। इसके अलावा यहाँ पर कई विभाग भी होते थे जिसमें दंडनायक, जिसे मजिस्ट्रेट कहा जाता था, नगर परिषद यानी सिटी काउंसिलिंग और काउंसिल, और अपना एक प्रकार सुनिश्चित राज्य क्षेत्र यहाँ पर होता था जहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इन शहरों के अंदर चलती थी। साथ ही ये शहरी इलाके ग्रामीण प्रदेशों से भी जुड़े होते थे, यानी उनका प्रभाव है गांवों पर भी होता था। और ये गांव भी आमतौर पर, ये शहर भी आमतौर पर शाही अनुकंपा के आधार पर ही विकसित हो जाते थे। और कभी अगर शासक की नाराजगी होती थी इन शहरों के ऊपर तो इनको एक तरह से नाराजगी भी इनको भोगनी पड़ती थी। और कई बार यहाँ पर अकाल वगैरह की स्थिति में है वो सम्राट के ऊपर डिपेंड था कि अगर सम्राट इन इलाकों के ऊपर प्रसन्न था तो वो अच्छी सुविधाएं भी देता था, और अगर नाराजगी होती थी तो उनको कई चीज़ों का जो है कह सकते हैं भुगतान भी करना पड़ता था। यहाँ पर रोम साम्राज्य के अंदर विशाल और सुंदर स्नान गृह भी पाए गए हैं। स्नान गृह यानी बाथरूम जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर पाए गए हैं। और यहाँ पर स्नान गृह विशाल और बड़े बड़े बने होते थे, ये रोमन साम्राज्य के अंदर पाए गए हैं। और कहीं न कहीं कहा जाता है कि ये इन्होंने फारसी साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य से ही इनको लिया था, या उनसे प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ पर रोम के अंदर भी ऐसे विशेष प्रकार के स्नान गृह या बाथरूम बनाए थे। और जल की पवित्रता पर भी यहाँ पर विशेष एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान दिया जाता था। और वैसे भी हम देखें तो हम जल को पवित्र मानते हैं स्नान, पूजा पाठ इत्यादि के लिए, तो जल की पवित्रता को रोम के अंदर भी माना जाता था। सार्वजनिक स्नान के ऊपर भी बल दिया जाता था कि कई ऐसे विशेष अनुष्ठान वगैरह होते थे, विशेष कार्यों का संपादन होता था, तब सार्वजनिक स्नान भी यहाँ पर होते थे। और रोमन साम्राज्य का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अंदर रोम में जो 12 महीने आयोजित किए जाते थे, उस 12 महीनों के अंदर जो है सम्राट के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजन भी संपादित किए जाते थे। और कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य की जनता है वो सुखी थी, समृद्ध थी, संपन्न थी। और ऐसी स्थिति में जो है शासक के द्वारा जो कैलेंडर के अंदर है जो दिन निर्धारित किए गए थे वो 176 दिन थे, 176 डेज। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो है यहाँ पर मनोरंजक कार्यक्रम है वो आयोजित होते थे और जनता पूरी तरह से इनका लाभ लेती थी, एंजॉय करती थी, मनोरंजन करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन और कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। तो ये थी रोम का प्रारंभिक काल की स्थिति, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों को हमने समझा। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट बिंदु के अंदर पढ़ेंगे।